गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके एसके झा सर का 4100 प्लस का फिजिक्स का सेट नंबर 5 लेके आप सभी के सामने आ गया हूं। कल हमने 184 तक क्वेश्चन कर लिया था, यानी 4 सेट में हमने 184 क्वेश्चन कर लिया है। आज 185 से करेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, तो आप वहां से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आप सभी के लिए लेके आ सकूं। तो इस चीज़ को आप लोग से हाथ जोड़ कर मैं निवेदन करता हूँ कि आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, कल 185 तक कर लिए हैं, ठीक है। आज 186 से करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल 1.5 सेकेंड है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो नया आवर्तकाल क्या हो जाएगा। बात को समझिएगा, ठीक है। टी बराबर क्या होता है, 2 पाई √L/g होता है, ठीक है। तो ये टी जो है, देखिए लंबाई को यहाँ बढ़ाया जाता है। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L का है। बात को समझिएगा, √L का है, यानी कि अगर इसकी लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाए, अगर टी बराबर √4L कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये √2 जो है बाहर आ जाएगा, यानी कि 2L हो जाएगा। बात को समझिएगा, जब 2√L हो जाएगा, अगर उसका आवर्तकाल 1.5 सेकेंड होगा तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 1.5 यानी कि 3 सेकेंड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब तक आपको फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा, ठीक है, तब तक इस चीज़ को आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूला जान जाइएगा कि टी बराबर 2 पाई √L/g होता है टाइम पीरियड का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर साधारण पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन है कि टी बराबर क्या होता है, 2 पाई √L/g। लंबाई को दुगनी की जाती है, यानी कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, दुगनी, यानी कि 2L, √2L, यानी कि √2T गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2T गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। तो पानी की तरफ ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण, घनत्व, घर्षण, उत्प्लावन बल कहलाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, डैश में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है, यानी कि अगर क्षेत्रफल में वृद्धि कर दिया जाए, क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में क्या आती है, कमी आती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऊपरी प्रणोद और भार डैश में प्रयुक्त होते हैं। तो ऊपरी प्रणोद और भार किस में उपयोग होते हैं, तो ये दोनों विपरीत दिशा में प्रयोग होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से, रुक जाइए, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा, क्या होगा, जैसा जल स्तर पहले था वैसे ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है, क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ़ का जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है, इसलिए पानी पर तैरती है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, ये गलत कथन हमको बताना है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है, ये तो बात सही है, गलत नहीं है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है, ये भी बात सही है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु
तैरती है, यही बात गलत है। यदि उत्प्लावक का बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है, तैरती नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल क्या होता है? तो उसका उत्क्षेप बल जो होता है वो क्या होता है? तो वस्तु के बराबर भार के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या होती है? तो सीजीएस प्रणाली में विकृति की कोई इकाई नहीं होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जल की गिरती हुई बूंद किसी गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है। यानी किस गुणधर्म के कारण जब जल गिरता है या बारिश से पड़ता है तो आप लोग देखेंगे एक गिरता है तो एक अजीब सा गोलाकार ये हो जाता है। वो किसके कारण होता है? तो वो जो होता है पृष्ठ तनाव, जल का जो पृष्ठ तनाव होता है उसके कारण होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्प्लावकता यानी कि बुयांसी सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो ये कौन सा वैज्ञानिक है? तो ये आपका आर्किमिडीज हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं? तो वस्तुएं पानी में किस नियम के आधार पर तैरती हैं? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ही वस्तुएं पानी में तैरती हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना होता है? तो ये पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु का प्रत्यास्थापन गुणांक जो होता है वो 1 होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है। तो उत्प्लावन बल का जो परिणाम होता है ये तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि उत्प्लावन बल का डैश द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। तो उत्प्लावन बल का जो द्रव का घनत्व होता है वो परिमाण के बल का परिमाण और द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक बांध में जल की गहराई h तथा a जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा t बांध की मोटाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस प्रकार निर्भर करेगा? ये तो किसी पे भी निर्भर नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या होता है कि लोहे का कील का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए क्या होता है, लोहा डूब जाता है जबकि कॉर्क नहीं डूबता है। ठीक है, लोहे के कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है तब लोहा डूब जाएगा, और कॉर्क का कम होता है तो वो तैरेगा। बात यही है, क्योंकि लोहे के कील द्रव्यमान कॉर्क के द्रव्यमान से क्या है, अधिक है। लोहे का कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। तो ऑप्शन बी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। लोहे का छड़ डूब जाता है जबकि कॉर्क तैरता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है और पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम है। तो ऐसे मात्रक में चांदी का घनत्व क्या हो जाएगा? तो चांदी का घनत्व हो जाएगा, इसका मल्टीपल कर दीजिए, यानी 10.8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। दबाव को डैश से मापा जाता है। तो दबाव को किससे मापा जाता है? तो बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है। तो क्या होता है, बल एवं क्षेत्रफल। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो किस तापमान पर पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार रेलवे में पूछा गया है और अदर भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व जो होता है वो अधिकतम होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दाब डैश है, यानी दाब जो है क्या होता है, दाब जो होता है उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं। तो बादल आकाश में तैरते हैं ये एकदम कम घनत्व के कारण, यानी कि निम्न घनत्व के कारण। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। वह स्थिति जिसमें अनुमेय आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है वो क्या कहलाती है। तो वो ठोस कहलाती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है ये पूछा गया है। हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर, पनडुब्बी, ये सारा आर्किमिडीज के यानी कि ये ओडोमीटर जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ठोस द्रव और गैस द्रव में विस्तृत होते हैं, विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। सत्य कौन सा विकल्प है ये पूछना है। द्रवों के विसरण दर ठोस या गैसों की तुलना में अधिक होती है, नहीं। गैसों के विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है। गैसों की विसरण दर द्रव तथा ठोस की तुलना में अधिक होती है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गैस के जो विसरण होता है द्रव और ठोस की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, तुरंत ये हो जाता है, विसरण कर जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक आदर्श तरल पदार्थ डैश है। एक आदर्श जो तरल पदार्थ होता है वो घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। तो क्या हो जाएगा, घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर समान रूप से 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से पानी गिर रहा हो और निस्सरण 0.0001 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो। भी यहाँ पे क्या दिया है, भी यहाँ पे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। पानी 10 मीटर पर सेकेंड भी दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है। ये आपका, इसे हम कह सकते हैं 1 गुना 10⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। अब कह रहा है कि गति से गिर रहा उत्पन्न बल क्या हो जाएगा। तो F पूछ रहा है, तो F बराबर क्या होता है, ρg(h) गुना एरिया। ठीक है। F बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे F बराबर हो जाएगा ρg(v). क्या हो जाएगा, ρg(v). तो रो कितना होता है 1000 गुने v, आप g का मान 10 होता है और इसका v का मान अगर हम ले लें तो 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁴, यानी कि ये आ जाएगा, ये 4 जीरो से 4 जीरो ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1 न्यूटन। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन डैश के द्वारा होता है। तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का जो होता है इसमें उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो दाब के। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। विकिरण पायरोमीटर से कितना ताप मापा जाता है। तो विकिरण पायरोमीटर से कितना ताप मापा जाता है, 2 धातुओं, 2 अदिश नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका कोई नहीं। ठीक है। अगला देखिए कि
कि सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं। तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, जल का क्वथनांक 100 डिग्री, हिमांक 0 डिग्री। याद रखिएगा, उल्टा नहीं। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और हिमांक 0 सेंटीग्रेड होता है। देखिए, ऐसा नहीं कि उल्टा कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा तो उल्टा हूँ आंसर है, चल जाइएगा बोरा में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सतहीय घटना है। सतहीय घटना मतलब सतहीय घटना कौन सा है, उबलना, पिघलना, वाष्पीकरण, जमना। तो सतहीय घटना वाष्पीकरण है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित स्थिति में बॉयल के नियम का पालन अच्छी तरह से होता है। तो बॉयल का नियम का पालन किस में होता है, निम्न ताप में और निम्न दाब में। याद रखिएगा, बॉयल का नियम का पालन अच्छी तरीके से निम्न ताप और निम्न दाब में होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या हो जाता है, उसका दाब बढ़ जाता है। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम कीजिएगा तो उसका दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक उष्मारोधी है। उष्मारोधी है बोलना है, सबसे ज़्यादा उष्मारोधी कौन है। तो प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज़, कपास, बैकलाइट, शुष्क हवा और रबर है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म क्या होता है। तो अपेक्षित गुणधर्म क्या होता है, निम्न क्वथनांक, उच्च क्रांतिक तापमान, वाष्पीकरण की उच्च ऊष्मा, यानी कि इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,